71 नंबर क्वेश्चन को करिए, क्या कह रहा है? भारत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? Which one among the following statement regarding the constitutionally granted right to education in India is correct? ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती है और इसलिए वो भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है। ठीक है, यह अधिकार बाल अधिकार है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को, तथा ये 2015 से लागू है। अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया जो संसार का पहला कल्याणकारी राज्य था, या फिर यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों बीच के सभी भारतीय बच्चों को दिया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, तो क्या बताओगे? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, तो ये वाला सही है। सबसे पहली बात, 6 वर्ष से 14 वर्षों के बच्चों को। दूसरी बात, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 86 था। ईयर कौन सा था? तो 2002 था। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 दिया था, इसलिए गलत हो गया ये। दूसरी बात, किसी देश के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, बाद में इसको शामिल किया गया, इसलिए ब्रिटिश कहीं पे कुछ लिखा था ना, वो भी गलत होगा। ठीक है, और लास्ट में अगर बात करेंगे तो वयस्क निरक्षरता के बारे में बात नहीं करता, मतलब किसी एडल्ट इलिटरेसी के बारे में बात नहीं करता है, ये केवल बच्चों को मिलता है। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, अगर आर्टिकल्स की बात करेंगे तो किस आर्टिकल्स में है? आर्टिकल्स कौन सा है? आर्टिकल्स 21 का। 21 नहीं। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। 21 ए में। 21A या फिर 21 का। ठीक है, हाँ, तो शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 21 के काम में क्या कहता है? राज्य का मतलब स्टेट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। ठीक है, मतलब जो राज्यों को। ठीक है, और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे ये इसको संशोधित किया गया? 86 है, और 2002 में, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, निःशुल्क होता, अगर पूछेगा सर ठीक है ये लागू कब से हुआ है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। ठीक है, कब का एक्ट है? तो 2009 का एक्ट है, 2010 से ये लागू होता है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2010 से लागू है, लेकिन ये मिल गया था 2002 में ही। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? तो ये 2010 से लागू है, ये अधिनियम ध्यान में रखना। और एक्ट 2009 में आया था, तो आरटीई कहते हैं। ठीक है, एक आरटीआई है, ये क्या है? तो आरटीई है। आरटीई का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, किसमें है राइट टू इंफॉर्मेशन? तो 19 क ए इसी में है ना, 19(1) के ए में, सॉरी, ये ऐसे लिखते हैं ना, इसमें है आपका आरटीआई है। ठीक है, इसमें क्या है? आरटीई है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार के साथ मूल अधिकार भी है? ठीक है, कहने का मतलब ह्यूमन राइट के अलावा ये फंडामेंटल राइट भी है। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या है? ये ह्यूमन राइट है और साथ में फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, ध्यान में रखोगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्या कहता है ये? कह रहा है द एम ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज नॉट एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, दिस इज फॉर द चिल्ड्रन हु आर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन अधिकार निहित हो जो प्राथमिक स्तर के हो, माध्यमिक स्तर के हो, उच्चतर माध्यमिक स्तर के हो, या फिर स्नातक स्तर के हो। ठीक है, अप टू द मिडिल लेवल, अप प्राइमरी लेवल, या फिर अप टू द हायर सेकेंडरी लेवल, या फिर ग्रेजुएशन लेवल। क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखना, इसका क्या होता है? प्राथमिक स्तर से ऊपर, क्योंकि 6 वर्ष से 14 रहे हो, तो क्या होगा? 6 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चे कब जाएंगे? प्राथमिक से तो ऊपर ही रहेंगे ना, मतलब 5वीं क्लास, पांचवी क्लास तक के प्राथमिक, एक तरह से बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय, वहां पे 1 to 5 की पढ़ाई होती है। तो मुख्यतः प्राथमिक स्तर के ऊपर के बच्चों को। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये सब। चलो इसका बताइए क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 के प्रावधान के साथ सूची 1 के साथ इसमें मिलान करना है। तो 16 का सब क्लोज 2। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे मिलान तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इधर उधर दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। तो
कैसे मिलाओगे इसको, ये ऊपर नीचे दे दिया हुआ है, ठीक है। ए का ए किधर है, ए में कौन सा आर्टिकल्स था, तो ए में जो आपका है 16 का सब क्लोज 2 है, ठीक है। तो 16 के सब क्लोज 2 में क्या है, तो उसमें कहता है, इसे ध्यान में रखें, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संस्था स्थापित करने उन्हें संचालित करने का अधिकार है, ठीक है। 31 के 1 में क्या है, तो डी का आप देख लो, डी का आंसर 4 लिया है क्या, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था से प्रवेश से वंचित, अरे मैं तो गलत बता रहा हूँ, वही तो देख रहा हूँ, ठीक है, ये आंसर है, मिस्टेक, ठीक है। मतलब डी का क्या है, तो डी का 1 है। डी का 1 का जो इम्पोर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिए, संपत्ति वाला होगा, क्योंकि 31 में तो संपत्ति ही है ना। किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर संपत्ति से वंचित करना है तो उसके लिए क्या होगा, कानूनी प्रावधान होगा, जो कि 31 के 1 में कहता है, ठीक है। इस पढ़ लेना, क्योंकि मिलाने में बन नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे दिया हुआ। अब सब क्लोज वाला आर्टिकल थोड़ा याद भी नहीं रहता, तो इसको याद करने का आप लोग प्रयत्न कीजिएगा, कि सारे आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है, इन द context of polity which one following would be accept the most appropriate definition of liberty, मतलब स्वतंत्रता का सबसे अच्छा डिफिनेशन क्या हो सकता है। ऑप्शन है, राजनीतिक शासकों की तनाशाही विरुद्ध संरक्षण, absence ऑफ रिस्ट्रेन, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने की अवसर, या फिर स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का ऑप्शन, तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है, तो यही सही है। क्योंकि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण ये नहीं है, नियंत्रण का होगा तो कैसी स्थिति हो जाएगी, अराजकता की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। पता चलेगा कोई भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अब कुछ भी करने की अगर स्वतंत्रता, अगर इच्छा अनुसार, तो पता चलेगा ये भी मतलब क्या, अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर भी होगा। तो सबसे उचित आंसर, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, मतलब स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जो है, ये सबसे अच्छा लिबर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन पर, ये क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। ऊपर में है, देयर इज ए प्रोविजन फॉर एंड ऑफ टाइटल्स आर्टिकल्स 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट ट्रू अबाउट इट। पर ये नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये तो सही है ना सही। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा, तो वही कंडीशन है से विद्या, ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, और जो सेना का जो सैन्य उपाधि जो होता है वो धारण किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसमें क्या लिखा, नहीं किया जा सकता, इसलिए गलत है, ठीक है। तो इसी चीजों का आपको ध्यान में, दो ही उपाधि धारण कर सकते हैं, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं भी है, लेकिन भारत सरकार के किसी पद के लिए काम करता है, तो भी वह किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किए हुए विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। वो स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति से सहमति लेना पड़ेगा, भले ही वो भारत के नागरिक नहीं है तो भी। राज्य के अधीन लाभ का विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या फिर उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। एक केस गया था भारत रत्न पद्म अवार्ड को लेकर, राज्य का कहना था से भाई ये किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, कि नाम के साथ अलंकृत नहीं किया जा सकता है, जैसे लगाते थे ना पहले सर का उपाधि लगाते थे, ठीक है। ब्रिटिश के जमाने में सर की उपाधि थी, राय बहादुर की उपाधि थी, ठीक है, बहुत सारी उपाधि लगती थी, राय बहादुर की उपाधि दिया जाता था, सर की उपाधि दिया जा सकता है।
तो भारत रत्न को बोला अवार्ड है, ठीक है, ये उपाधि नहीं है, मतलब नाम के साथ इसको अलंकृत नहीं किया जा सकता। पर यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल्स 14 इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके खिलाफ? एक्सिक्यूटिव फंक्शन, प्रोड्यूसर लॉ मतलब प्रक्रियात्मक विधि, या फिर ध्यान में रखना है क्या लिखा हुआ, अधिअस्थायी विधि, इंडियन क्या लिखा हुआ है, इंसेंडियरी लॉ, या फिर सभी के विरुद्ध। ये सभी के विरुद्ध प्राप्त होता है, ठीक है। आर्टिकल्स 14 में क्या है, सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूं, समझ लीजिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार, कार्यपालिका कृत, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि, आवाज जहां से आ रहा माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट आर्टिकल से। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकार का अभाव है, मतलब प्रिविलेजेज नहीं है, ठीक है, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं है, मतलब किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है, इसी को बोलते हैं समता का अधिकार, मतलब कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन यह भी अपवाद है। आप बोलोगे कैसे अपवाद है, तो बताओ किनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है ना, विशेषाधिकार प्राप्त है ना, अरे राष्ट्रपति राज्यपाल को, कितना सिंपल आंसर तो है, राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल को विशेषाधिकार होता है, ठीक है। मतलब अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल अपने पद पे रहे तो जब जब तक वो पद पे रहे तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं चलाया जा सकता है, पता है कि नहीं है। पद पे रहते हुए उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, मतलब क्रिमिनल मामले नहीं चलते, सिविल मामले के केस चलते हैं, ठीक है। वो भी चलाने से पहले उनको बताना पड़ता है, प्रतिवेदन देना पड़ता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विशेषाधिकार बोलते हैं। तो कुछ कुछ अपवाद है इसमें, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो विशेषाधिकार का अभाव है हमारे संविधान के अनुसार। सामाजिक समान से क्या अभिप्राय है, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल इक्वलिटी? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति जिसमें जाति मूलवंश जिसको रेस कहते हैं, या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अनहिंसा से पीड़ित नहीं हो, ठीक है। यही आपका क्या है, सामाजिक समानता का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास, ठीक है, ये भी है, लेकिन सामाजिक समानता का जो थर्ड नंबर ऑप्शन जो था वो ज्यादा बेटर था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया? ध्यान में, 17 में क्या है, अनटचबिलिटी है, 18 में क्या है, वादियों का अंत है। दोनों, जब 17 भी मिलेगा किसी को और 18 भी मिलेगा तो आर्थिक समानता तो नहीं होगा, सामाजिक समानता हो सकता है, या फिर राजनीतिक समानता, क्या लग रहा है, सामाजिक समानता होगा, ठीक है। मतलब आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी तो है ही, लेकिन किस प्रकार का इक्वलिटी है, सामाजिक समानता की बात करता है ना। इसको ध्यान में रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो किस प्रकार का आप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया से, ठीक है, 17 में क्या बोला गया, तो आर्टिकल 17 में कहते हैं से यहाँ पे अनटचबिलिटी को किसी भी फॉर्म में अगर उसका अगर पालन होता है तो वो मतलब क्राइम माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये सजा क्या रहेगी अगर कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो इसके लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसलिए संसद को आवश्यकता महसूस हुई और इसके रिगार्डिंग क्या लेकर आया गया, तो इसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो लॉ बने, ठीक है। और लॉ कब बना था, 1976 में आप देखोगे, सबसे पहले 1955 में लॉ बना था, उसके बाद 1976 में इसी को संशोधित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है, कौन सा लॉ बनाया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, कब पारित किया गया, 1955 को, जिसे बाद में 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संज्ञा दी गई। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। 1955 में जो कानून बना था अस्पृश्यता को लेकर, उसका नाम क्या था, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है। अब फिर जाके 1976 में इसको क्या बनाया दिया, नागरिक संरक्षण अधिनियम, 56 में, 56 में नहीं,
ठीक है। नागरिक संरक्षण अधिनियम, ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और संविधान का आर्टिकल 18 तो आप लोग जानते ही है क्या है। 55 में लॉ आया था, फिर 76 में एक बार संशोधन हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 14 के कानून, आपने वो फिल्म देखा है क्या, माझी द माउंटेन मैन, कितने लोगों ने देखा है? देखा आप में से कोई? नहीं देखा है? नहीं ठीक सर। है, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसमें दिखाया गया है, ठीक है। उसमें गाना भी है, सब एक समान वाला गाना जो है 1976 के लॉ के पास होने के बाद की घटना को उसमें दिखाया है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में, जिसका तात्पर्य क्या है, मतलब किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, नॉट टू वॉलेंटरी डिप्राइव समवन ऑफ लाइफ, न्यायपालिका तक पहुंच का समान अवसर है, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना चाहिए, या फिर आप ध्यान में रखोगे तो कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष की व्यक्तियों का समान होगा, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है न्यायपालिका तक पहुंच का समान अधिकार है, मतलब सभी लोग न्यायपालिका तक पहुंच सकती है, मतलब जुडिशरी तक पहुंचने का सबका मतलब इक्वल राइट होगा, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड नहीं दिया जाना चाहिए। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी, कोई दो व्यक्ति, ठीक है। ए कोई बहुत बड़ा आदमी है, बी बेचारा गरीब आदमी है, दोनों ने गलती से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो जो सजा ए को मिलेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी, वही सजा बी को भी मिलेगा भले ही वो छोटा आदमी। मतलब अगर समान अपराध अगर कोई करता है तो उस आधार पे दंड देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ठीक है। किसी भी जाति का व्यक्ति रहे, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल्स 14 कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड का नहीं दिया जाना, इसको बोलते हैं विधियों के समान संरक्षण है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में दो चीज है, आप आर्टिकल 14 को जो पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है विधि का समान संरक्षण है, ठीक है। और कानून के समान संरक्षण का पद अमेरिकी सब ये पूछता है यहाँ से, इसको जरा क्लियर कर लो, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 14 जो आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के समान संरक्षण का पद कहां से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं हो, ठीक है। मतलब और विधि उनपे मतलब क्या होगा, लॉ जो होगा, कोर्स जो होगा, समान रूप से होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त न्यायालय तक सबकी समान पहुंच तथा बिना किसी वर्गीय और जाति के लिए समान दंड का प्रावधान कानून के समान संरक्षण का भी क्या है, सूचक है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, सारे आर्टिकल्स को अच्छे से समझ के पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 15 में। 16 में है ना? 15 में होगा सर। 15 में है, ठीक है। 15 का आर्टिकल 4 क्या बोलता है? राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति का प्रयास करे। किसके लिए? ओबीसी के लिए भी है इसमें, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए है, ठीक है। कौन सा है? 4 में, ठीक है। तो 15 का 4 मैंने क्या बोला था, तो ध्यान में रखना, ये क्या है, आपको आरक्षण की बात करता है, ठीक है। और 16 नौकरी में आरक्षण की बात करता है, ठीक है। अब 16 का 4 क्या बोलता है, ठीक है। तो 16 का 4 कहता है, ध्यान में रखना, सॉरी 15 का 4 क्या बोलता है, 15 का 4 और 16 का 4 जो है, दोनों मिला के मतलब क्या होता है, आरक्षण को मतलब क्या करता है, प्रावधान देता है, ठीक है। एक आप जॉब में है, एक आपका पढ़ाई लिखाई में भी है, ठीक है, दोनों जगह। क्योंकि कहीं भी किसी कॉलेज में आप नामांकन वगैरह करवाने जाते हो तो वहां पर भी मतलब क्या होता है, सीटें रिजर्व करके रखी जाती है। तो शैक्षणिक दृष्टि से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति पढ़ाई करेगा तभी नौकरी प्राप्त करेगा, तो दोनों जगह पर आरक्षण है, ठीक है। मतलब 16 का 4 क्या कह रहा है, कोई शक्ति दी गई कि वो पिछड़े वर्ग नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में
राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण का उपवन कर सकता है नौकरी में, ठीक है। अब 15 का 4 क्या कहता है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए प्रयास करेगा। तो दोनों आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अभी जस्ट ऊपर में किया है तो 16 का सब क्लोज कौन सा था, तो 4 था, ठीक है। 4 था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। सामाजिक समानता की बात करें, संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो सामाजिक समानता तो भाई हमारे संविधान में तो है। सोशल इक्वलिटी इज गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ तो गलत हो गया। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, तो पहले से तो विद्यमान नहीं थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद यह है। सामाजिक समाज संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल। सोशल इक्वलिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सही है, ठीक है। कहां कहां पे आपको दिखा, तो ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये क्या चीज की बात करता है, तो सोशल इक्वलिटी की बात करता है। कौन कौन सा आर्टिकल्स, 15, 16, 17 एंड 18। अब आते हैं भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल्स कौन सा हो जाएगा, 16 है, 16 का सब क्लोज है, ठीक है। 16 का सब क्लोज अगर पूछेगा तो सब 1 है, ठीक है, ध्यान रखना। सब क्लोज कौन सा है, 1 है, ठीक है। और 16 के 2 क्या कहता है, तो ध्यान रखना है, राज्य के किसी नियोजन के पद, मतलब भर्ती जो परीक्षा जो होगी के संबंध में केवल धर्म, मूलबल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 16 का 3 भी है, 16 का 4 भी है, 16 का 5 भी है, ठीक है। ध्यान रखना, इसके अपवाद है, क्योंकि ये सब क्या होता है, ये सब भेद बताया था ना, जो आरक्षण को जस्टिफाई करता है, ये सब में वही है, ठीक है। क्योंकि इस समय कहा गया है, राज्य विधि बनाकर सरकारी सेवाओं की नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जो कि आरक्षण का रूप है, ठीक है। तो 16 के 2 का अपवाद कहाँ पे मिलता है, 3, 4, 5 में आपको देखने को मिलता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम बनाया। मैंने कल बोला था, से देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल्स में है, तो शायद 39D में है, जो कि डीपीएसपी का बात है। तो डीपीएसपी के चीजों को लेकर आप उसको वोट तो नहीं जा सकते हो, लेकिन कुछ आर्टिकल्स को अगर आप मिला के पढ़ोगे ना, तो डीपीएसपी का जो समान कार्य का समान वेतन है, वो फंडामेंटल राइट के रूप में काम करना शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बोला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने का सक्षम बनाया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को पढ़िए आप, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहो तो आर्टिकल 14 को साथ मिलाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको 16 को भी मिला के पढ़ेंगे। तो ये सबको जब एक साथ जब जोड़ोगे ना, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। एबीसी तीनों को जोड़ोगे, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 16 के कुछ सब क्लोज है, आर्टिकल 14 भी है। और प्रस्तावना को भी देखोगे तो प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द का उल्लेख होता है, ठीक है। और समाजवाद कैसे आएगा, समानता के आधार पे आएगा। समानता कैसे आएगा, जब आप समान कार्य के लिए समान वेतन आप दोगे तब। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द प्रस्तावना में समाहित। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समझ समता का अधिकार तथा अनुच्छेद 16 किसमें कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता है। इन सभी ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के तहत अनुच्छेद 21 के तहत आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार के साथ ही अन्य अधिकारों को समाहित किया गया है, ठीक है। तो आवास का अधिकार भी आप देखोगे तो विदेश जाने का अधिकार भी है, ठीक है। स्वच्छ वातावरण का भी अधिकार है, ठीक है। स्वच्छ हवा का भी अधिकार है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला बार बार देते रहता है, जिसको आप लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं, ठीक है। एक होता है न्यायिक सक्रियता, मतलब न्यायपालिका को जब लगे से इस पे हमको बोलना चाहिए तो ही संज्ञान लेती है, उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं।
तो उस आधार पर बहुत सारा फैसला देते रहती है, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल राइट में आ जाते हैं। बात है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति दी गई है? तो कौन सा आर्टिकल है? अभी जस्ट चर्चा किया था 14 एंड कौन सा 14 16 है। इसमें किसको जोड़ेंगे? सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद को। और ये तीनों चीज जब जुड़ेगा तो क्या होगा? समान कार्य, ठीक है, समान वेतन, ठीक है। तो ये था डीपीएसपी का, लेकिन सबको अगर मिला के आप चाहोगे तो इसको फंडामेंटल राइट भी चाहोगे तो आप बना सकते हो, ठीक है। क्लियर? किसमें है ये समान कार्य वेतन? 39D। एक आर्टिकल चेक कर लेना, मैं भूल जाता हूँ आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए, मैं भूल जाता हूँ लेकिन आप लोग मत भूलना, दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? आवास का अधिकार है, राइट टू एकोमोडेशन। और इसी के लिए ना अभी अभी इसका फैसला आया था ना, सुप्रीम कोर्ट का बोला था भाई बुलडोजर नहीं चला सकते किसी के अधिकार को फंडामेंटल राइट माना। अभी हाल फिलहाल पेपर में भी तो था ये न्यूज ना, से किसी के आवास पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, ठीक है। विदेश जाने का अधिकार, एक हमारे देश की प्रमुख नेत्री है, क्या नाम है उनका? वरुण गांधी की माँ, क्या नाम है उसका यार, भूल रहा हूँ, बीजेपी की नेता है। मेनका गांधी। सोनिया गांधी नहीं, सोनिया गांधी की नहीं, मेनका गांधी। मेनका गांधी, ठीक है। मेनका गांधी का पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो मेनका गांधी वाला केस जो था, केस था कब का था? तो 1978 का शायद केस है, ठीक है। उसी केस में कहा गया था विदेश यात्रा का अधिकार था, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ध्यान में रखना है क्या है, तो आपको ये सारे ही सही है। आवास का अधिकार भी है, विदेश यात्रा का अधिकार भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन भी। ये सबको सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में इसको मान्यता दे दी है। क्वेश्चन में नहीं है किसके द्वारा मान्यता दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है क्या से किसी भी चीज को कह सकते थे? बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आखिरी बॉडी है, ठीक है, अंतिम बॉडी है जो कि संविधान का व्याख्या कर सकती है, ठीक है। जहां पर भी संविधान संदिग्ध लगे या फिर पढ़ने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हुई, तो किसके पास जाएगा लोग? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। वो लास्ट बॉडी है जो कि संविधान को एक्सप्लेन कर सकती है, इसलिए समय समय पे 78 है ना, 78 की 77? जी सर, मेनका गांधी बना 12 से 78 है सर। 78 वही मुझे याद आ रहा था, ठीक है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संसद के विधि के अधीन लोगों को उपलब्ध है, संविधान में विशिष्ट उपबंधित है, या फिर अभिव्यक्तिता का अधिकार में? इम्प्लाइड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसी में है ना, इसमें 19(1) क में ही है, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एक केस आई थी, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, मतलब इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, पता ही होगा। 1985 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें 19(1) का सब क्लोज 1 में वर्णित भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही प्रेस की स्वतंत्रता माना है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है। आप देखेंगे जैसे कि से 19 का 1 जो है से आपको राइट टू स्पीच देता है, ठीक है। 19 सब क्लोज 2 क्या करता है? इस पे प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। तो एक जो है से आपको अधिकार देता है और दूसरा जो है से इस पे प्रतिबंध लगाने के तरीका बताता है, ठीक है। तो चलो, इससे तो आपको अधिकार मिल गया, अब इस पे प्रतिबंध लगाएंगे कैसे? इसका निर्बंधन का आधार क्या है? तो भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, उसके आधार। न्यायालय की अवमानना के आधार पे फ्री स्पीच नहीं है, मतलब आप कुछ बोलो न्यायालय के बारे में, जैसे भी हाईकोर्ट ने बीपीएससी के बारे में, बहुत लोगों को मन कर रहा होगा से हाईकोर्ट के बारे में खूब उल्टा सीधा बोले, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है। रीजन क्या है? यहाँ पे आप फ्री ऑफ स्पीच का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फ्री ऑफ स्पीच का यूज करेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे तो न्यायालय की अवमानना हो जाएगी, तो इस आधार पे आप पे रोक लगाया जा सकता है। मानहानि, मतलब मानहानि का मतलब क्या? हर आदमी का एक मान होता है, ठीक है।
आप किसी का मान, जैसे मान लीजिए अनिल मुकेश अंबानी है, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो उसका मान क्या होगा, हमसे बहुत ज्यादा होगा। हमारा मान क्या है, थोड़ा सा हो, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप अनाप शनाप बातें बोलते हो, गाली गलौज करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उसका मान हानि होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को गाली देना आपका फ्री ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा, मान की कैटेगरी में आएगा। ये गलती हमारे किए थे राहुल, क्या नाम है, राहुल, कांग्रेस का जो लीडर जो है, ठीक है साहब, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, राहुल गांधी ने, उन्होंने पूरे मोदी को ही चोर बता दिया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं थी, मोदी सरनेम को उसने गाली दिया था, ठीक है। तो उसकी संसद की सदस्यता जो थी कुछ दिनों के लिए चली गई थी, तो मानहानि का केस था। लोक व्यवस्था, जिसको बोलते हैं मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। हमारे से कहीं पे बहुत बड़ी घटना हो गई है, ठीक है, देखिएगा कहीं पे बहुत बड़ी घटना होगी ना, तो बहुत सारे लीडर सब वहां पे तुरंत तुरंत पहुंचना शुरू करते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके भाषणबाजी करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, और ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो उनको रोक दिया जाता है, उनको ना नजरबंद कर दिया जाता है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करोगे तो भी आप पे 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लो किसी राज्य के साथ हमारा बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक है, बहुत अच्छा है, हम चले गए फेसबुक पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे और उस देश के बारे में उल्टा सीधा कंटिन्यूसली लिख रहे हैं, जिससे पता चलेगा हमारा संबंध प्रभावित हो सकता है। शिष्टाचार एवं सदाचार कार्य पे भी आर्टिकल्स 19(2) का प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ होता है ये, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, कोई हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के बगल में ही मान लीजिए कोई आयोजन हो रहा है, ठीक है, वहां पर कोई व्यक्ति माइक वगैरह में खूब जोर जोर से भाषण बोल रहा है, इससे क्या होगा, मरीज की सेहत प्रभावित होगी, तो ऐसे कंडीशन पे ये रोका जा सकता है, ठीक है। अपराध उद्दीपन, ठीक है, ये उद्दीपन का क्या होता है, इसका मैं हिंदी भूल रहा हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा हिंदी दे दिया, ठीक है। चलिए, मतलब अपराध करने से, आई थिंक मुझे लगता है अपराध करने से रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए, किसी भी व्यक्ति को सोचने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आई थिंक वो होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर आप सोच रहे हो शायद जाके फलना व्यक्ति को मुझे हत्या कर देना है, तो अगर आप सोच ले से नहीं उसको मारना है हमको, तो उस सजा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर प्रशासन को पता चला से आप ये क्राइम करने वाले हो, ठीक है, प्रशासन आपको क्राइम करने नहीं देगी, ठीक है, उस आधार पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं अपराध को करने से रोकना, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब अपराध करने से किसी व्यक्ति को रोकना, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है। चलिए इसको पढ़िए, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया किसमें है, अनुच्छेद किसमें है, क्लाज 1 संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में निहित है, ठीक है, ये विशेष रूप से उपबंधित नहीं है, इसको चर्चा नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, ये एक अधिकार के अंदर अधिकार है, मतलब अधिकार के अंदर भी अधिकार होता है, ठीक है, उसी में शामिल है। चलिए, बी आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में वाक्य मतलब फ्री ऑफ स्पीच, जिसको क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब किसे, एंड द एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड, क्या क्या होगा, किस ग्राउंड पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अभी जस्ट बात किया, सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी सही है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधित, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, ये भी सही है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 अभी जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना, किसमें ये आपको रिस्ट्रिक्शन जो लगाते हैं फ्री ऑफ स्पीच पे, वो कौन सा आर्टिकल्स होगा, 19 का सब कुछ 2, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे पढ़िए, इसको बताइए, भारत के संविधान वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कतिपय युक्ति निर्बंधों के अधीन है। ये निर्बंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दिक्कत हो रहा है, कठिन है, तो ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल
restriction imposed by state. These restriction can be related to which of the following. ठीक है, तो डिफेमेशन हो सकता है जिसको मानहानि कहते हैं, शिष्टाचार और नैतिकता भी, किसी अपराध के लिए उकसाना इंसाइटमेंट, ठीक है, तो ध्यान में रखना है सारा ही चीज है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है ना, उकसाना होता है, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दे रहा है, ठीक है, जैसे जिन्ना ने एक भाषण दिया था जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन जैसे दिया था, उसने क्या किया, दंगा करने के लिए लोगों को अगर मान लीजिए कोई उकसा रहा है, ठीक है, अपने भाषण के माध्यम से, या फिर मतलब फेसबुक पे मैसेज कर रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, वीडियो बना के डाल रहा है जो कि दंगा करने के लिए उकसा रहा है, अपराध के लिए उकसा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी उस पर आर्टिकल 19(2) के तहत उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा फ्री ऑफ स्पीच को, और वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, उद्दीपन का मतलब उकसाना होता है, वहां पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है आपका। चलिए आगे चलेंगे, तो यहाँ पे बताइए, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है, बिल्कुल है। ठीक है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट है। संघ भी बना सकते हो। और सहकारी सोसाइटी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऐसा सही है, तो दोनों के दोनों आपका चाहिए। चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे, आप बात करेंगे सहकारी समिति किसमें है। ठीक है, तो आप 19 का सब क्लोज 1 का पढ़ोगे ना, इसमें आपको क्या है, सहकारी समिति है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सहकारी सोसाइटी लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ, जो कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक से स्वेच्छा पूर्वक सहयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे बोलोगे सहकारी समिति क्या है, गाँव देहात में जीविका आप लोग देखते हो क्या, उसमें देखिएगा 20 लोगों का ग्रुप होता है, 100 रुपया 200 रुपया सभी लोग आदमी जमा कर रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, जिसको जरूरी होता था किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता, फिर लोग पैसा के जमा करते, फिर किसी एक को जरूरत होता तो उसमें दे देते, उनका क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। ठीक है, सुधा वगैरह जो हो गया वो सब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति है। ठीक है, जिसमें क्या उनका आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक लाभ जुड़ा हुआ है, सामाजिक लाभ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक प्रकार का फंडामेंटल राइट भी है, किसमें आता है, तो 19 का 1 का सब क्लोज सी में आता है। ठीक है, और सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं, ध्यान में रखना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ठीक है, एक मुस्लिम महिला थी, ठीक है, जिसका नाम था हदिया। हदियाबाद में यह फैसला आया था से अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखना, वो आर्टिकल्स कौन है, तो क्या बोलते 21 है। ठीक है, जिसमें बोले जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि आप किसी किसी व्यक्ति से अगर विवाह कर रहे हो तो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या होता है, उससे जुड़ाव होता है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, विवाह करने की अधिकार जो है ये आपका क्या है, ये आपका संविधान में नहीं दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था, अधिकार के अंतर अधिकार है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डीप है, सो खुद में ही फिलोसफी है। ठीक है, उसको समझना भी क्या है, फिलोसफी है। अब इसको सब नहीं समझ सकता, इसको कौन समझेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समय समय पे जजमेंट रहती है और बताते रहती है इस अधिकार के अंतर्गत कैसे अधिकार है। ठीक है, तो उन्होंने बोला से देखो आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं जीवन का जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी के अंतर्गत आपका क्या होगा, विवाह का भी अधिकार होगा। ठीक है, सोने का अधिकार भी इसके अंदर है। ठीक है, ये रामदेव बाबा एक बार यहाँ पे दे रहे थे, कहाँ पे थे, ये रामलीला मैदान दिल्ली में अनशन पे बैठे हुए थे, रात में पुलिस आती है और खदेड़ देती है सबको। उस समय सभी लोग सोए हुए में, तो पता चला से भाई सोने का अधिकार क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधीन आता है। ठीक है, इसीलिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे ट्रेन वगैरह में जो टिकट वगैरह जो चेक करने वाला जो आता है 10-11 बजे के बाद नहीं आता है। ठीक है, तो सोने का अधिकार है, मतलब आपको डिस्टरबेंस नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। ठीक है, तो इसी में आता है साफ पानी, साफ हवा, ठीक है, आवास का अधिकार, वो सब अधिकार के अंतर्गत ही अधिकार है। मतलब मूल रूप से इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जोड़ जोड़ के इनको बनाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बातें स्पष्ट होती है। ठीक है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट के अधीन मतलब इस बातों को स्पष्ट किया है। बिजली पानी का अधिकार है, आवास का अधिकार है, सब कुछ है। चलिए
बताना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई, मतलब दोहरा दंड का मतलब यही है कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय से दोष सिद्धि होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर भी उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, ठीक है। और एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यही है मतलब कि से नो जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड टू ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस, ठीक है। मतलब एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें एक चीज और भी आती है, इसमें और क्या क्या आएगा तो ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, ठीक है, अपराध किया, और क्या अपराध किया, तो आज के तारीख में अपराध किया, ठीक है, किसी की हत्या कर दी, तो आज की तारीख में हत्या करने के लिए 7 साल की सजा है, ठीक है, 7 साल की सजा है। लेकिन क्या होता है भारत में जजमेंट क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, ठीक है। और इस व्यक्ति को सजा जो मिलता है 5 साल के बाद मिलता है, ठीक है। और 5 साल के बाद क्या होता है, कानून में संशोधन हो गया, अफवाह करने की सजा जो है 12 साल है, ठीक है। सजा जो मिला उस समय मिला जब क्या है 12 साल हो गया सजा, ठीक है, हत्या करने की सजा 12 साल है, उस समय जजमेंट आया, फैसला आया। लेकिन उस व्यक्ति को जो सजा जो दिया जाएगा वो सजा 7 वर्षों की होगी, क्योंकि अपराध करने के दौरान जो सजा जो था वही सजा उसको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फैसला 5 साल के बाद आया तो उस समय 12 वर्ष सजा है तो 12 वर्ष की सजा नहीं दे सकते, ठीक है। जिस समय अपराध किया उसी समय की सजा जो होगी उसे दी जाएगी, ठीक है। और साथ में ध्यान में रखना एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। अगर उसने चोरी भी की है, हत्या भी की है, तो अलग अलग अपराध हो गया तो सजा बढ़ जाएगी, ठीक है। हत्या के लिए अलग सजा और चोरी के लिए अलग सजा, ठीक है। लेकिन चोरी ही की है और 2-2 3-3 घर में उसने चोरी कर दिया तो वो तो चोरी ही में काउंट रहेगा ना, तो उसको एक ही सजा मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग सजा उसको मिलेगा। इसको ध्यान में रखना। इसी को बोलते हैं भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अब बड़ा खतरनाक इंग्लिश दिया हुआ है, तो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण मैंने क्या हुआ था, यही एग्जाम्पल जो है सो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण है, ठीक है। मतलब पास्ट में जो अपराध उसने किया उस समय जो सजा का जो प्रावधान जो था उसी के लिए उसको सजा दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए आज से बहुत साल पहले, हाँ आज से बहुत साल पहले जो ना महामारी एक्ट था, ठीक है, उसमें बहुत कम था, 2-4 रुपया का ही, मतलब क्या था उसमें ब्रिटिश के समय का बना हुआ 1-2 कानून है जिसमें सजा बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, ठीक है। वो उसमें संशोधन भी बाद में हुआ है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राइम किया कुछ, उस कानून को तोड़ा, और उस समय कोई भारत में कोई कानून था ही नहीं। जैसे अभी भी आईटी को लेके कुछ मतलब स्ट्रांग रूल नहीं है, एआई को लेकर कोई स्ट्रांग रूल नहीं है अभी इंडिया में, नहीं ना, एआई को लेकर कोई कानून नहीं है। एआई से रिलेटेड कोई क्राइम अभी कोई कर देता है, ठीक है, तो उसको सजा अभी तो मिलेगा नहीं क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। और आज से 5 साल के बाद अगर रूल आ जाता है, नियम बन जाती है, तो उस व्यक्ति को उस कानून के हिसाब से सजा नहीं दिया जा सकता। उसी को बोलते हैं भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, ठीक है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाए जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। डेट मीन्स मान लीजिए एआई से रिलेटेड कोई क्राइम अभी लोग करता है लेकिन एआई को लेकर तो कोई विधि ही नहीं है, तो वो दोषी नहीं होगा, ठीक है। भले ही बाद में 10 साल के बाद विधि बन, डजेंट मैटर। जैसे 1973 से पहले किसी व्यक्ति ने एक बाघ को मार दिया, ठीक है, 1973 से पहले किसी व्यक्ति ने बाघ को मार दिया, राजो महाराजो खूब शिकार किया करते थे। अब 1973 में कानून बन गया जिसको बोलते थे टाइगर प्रोटेक्शन, क्या आया था, बाघ संरक्षण अधिनियम, 1973 में बना, सजा बन गया उसमें। अब किसी व्यक्ति ने 1973 से पहले 25 बाघ मार रखे हैं और वो सबको बताता भी से हम 25 बाघ मारे हुए हैं, लेकिन उसको 1973 में कानून बनने के बाद उसको सजा नहीं दे सकते क्योंकि उसने बाघ मारे थे 1973 से पहले और उस समय कोई कानून ही नहीं था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, आर्टिकल 20 का सब क्लोज 1 में है। सब क्लोज 2 क्या बोलता है 20 का, तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया सकता है।
अब 20 का 3 क्या कहता है, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। इसीलिए थाना वगैरह में दिया गया गवाही जो होता है वो जनरली लोग जो जाते हैं कोर्ट में जाकर मुक्त है, क्योंकि वहां पे क्या जजमेंट का रूल ही है। जैसे अगर आप कोर्ट में अगर कोई आप गवाही अगर आप देते, कोर्ट थाना का दिया हुआ गवाही जो होता है कोर्ट में क्या होता है मान्य नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से व्यक्ति की रक्षा करता है? तो 20। अब यहाँ पे तो ये होगा, लेकिन अगर सब क्लोज अगर पूछ देगा तो क्या लिखोगे? ठीक है, तो 20 का सब क्लोज डू। अगर मान लीजिए मेंस के आंसर में कोई व्यक्ति लिखता है तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन, सॉरी आर्टिकल 20 की बात करेंगे तो दोहरे दंड के विधि से रक्षा करता है वो। और कोई व्यक्ति अगर लिखेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर कहेगा भाई इसने डीप अध्ययन कर लिया, तो 0.5 नंबर तो उसको जरूर दे देगा जो सब क्लोज लिखेगा। ठीक है, इसलिए गहराई से पढ़ेंगे पॉलिटी तो अच्छा होगा। मैं इतना डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 114 नंबर का पॉलिटी मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका रैंक बना सकता है। मेंस के लिए जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे देखेंगे भारत, इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव भी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो काफी समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which the following statement are true for the fundamental right to life and personal liberty as a granted under Article 21 of Indian Constitution of India? यह अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। बिल्कुल, 21 की बात हो रही है ना, तो 21 तो क्या विदेश, 21 विदेशियों को भी उपलब्ध है ना। ठीक है, इसमें स्वेच्छाकारी कार्यपालिका तथा विधायी कार्यवाही से संरक्षण का समावेशन है। इट कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो ये भी ठीक है। बताइए, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। और साथ में बताइए क्या है, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ के सारे स्टेटमेंट सही है। अब किसी भी व्यक्ति का प्राण लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, सो बताइए। आवाज आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो, जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। किसी भी व्यक्ति का प्राण लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? तो बिल्कुल प्राण लिया जा सकता है। ठीक है, अगर प्राण अगर नहीं लिया जा सकता तो फांसी की सजा क्यों होती? ठीक है, तो प्राण अगर नहीं लिया जा सकता तो फांसी की सजा क्यों होती? तो इसके लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उनका जीवन को छीना जा सकता है। ठीक है, मतलब एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इसीलिए देखते हैं फांसी वगैरह राज्य देने का काम करती है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार बिल्कुल है, सबके पास है। मतलब जीवन कैसा होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। ऐसा तो है ना जैसे आपके जीवन में कोई आ रहा है, कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई पीट दे रहा है, ऐसा नहीं। सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। कैसे? गरिमापूर्ण। इसमें स्वेच्छाकारी कार्यपालिका में विधायी कार्यवाही को संरक्षण का समावेशन, ये भी ठीक है। और यह अधिकार न्यायिक एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है, मतलब एलियन जो होता है विदेशी जो है उनको भी उपलब्ध है। तो सारे ही आपका चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार है, एक केस आया था। ठीक है, पुट्टू स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2017 का कैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पूछा जाता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इसमें माना गया था। अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे चर्चा में भी रहे। पॉर्न को लेके हमेशा चर्चा रहता है, पॉर्न देखना गलत है कि सही है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर निजी कक्ष में अपना कुछ भी कर रहा है उससे मतलब किसी को पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको निजी का आर्टिकल जो रहता है न्यूज वगैरह में हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो 2017 वाला केस में कहा था भाई साहब निजता का अधिकार है, अपना निजी कक्ष में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो इसको किसी का पाबंदी होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, किसी का फोन टैप करते हो, कोई व्यक्ति का बिना पूछे हुए आप क्या करते हो, उसका फोटो खींच लेते हो, वीडियो बनाने लगते हो, फिर किसी के घर में मतलब कैमरा लगा देना, ये सब निजता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब कैमरा तो उस समय था नहीं, फोन तो उस समय था नहीं। ठीक है, फोन टैप तो जिस समय संविधान बना उस समय ये सब होता नहीं था। तो ये सारी बातें आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन समय समय पर न्यायपालिका जो है सो बताते रहती है भाई साहब ये भी निजता का अधिकार है।
ठीक है, किसी का फोन चेक करना, ठीक है, किसी का फोन को टैप करना। इसलिए देखेंगे मोबाइल फोन में आजकल की रिकॉर्डिंग जैसे किसी का करेगा तो क्या बोलता है, योर फोन इज नाउ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मोबाइल कंपनी सबको हिदायत दी गई है से ऐसा कुछ सिस्टम लगा दो तो किसी का बात कोई रिकॉर्ड करे तो क्या हो पहले, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आर्टिकल 21, ठीक है, क्या है, कौन सा केस था, पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस के पुट्टुस्वामी बनाम, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। सुप्रीम कोर्ट में निष्ठा का अधिकार माना था इसको। भारत के संविधान के अनुसार तो राइट ऑफ ट्रांसजेंडर, ठीक है, राइट ऑफ कैनियो पैगस जुड़वाओं के अधिकार, बच्चे के जन्म देने का मंदित मना महिलाओं का अधिकार, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज है तो ध्यान रखें, सारी चीजें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मंदित माना, कहने का मतलब मेंटली जो रिस्ट्रिक्टेड वोमेन जो होती है, ठीक है, क्या मैं इसको बोलूं, जो मेंटली रूप से जो खराब होती है, पागल कहना तो उचित नहीं होगा, उनको भी अपना बच्चा को जन्म देने का अधिकार है, ठीक है। राइट ऑफ कैर्नियो पैगस जुड़वाओं का अधिकार, आपस में जो जुड़े नहीं होते हैं, अरे देखिए कभी कभी देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, दो दो बच्चे जो रहते हैं उनका बॉडी आपस में कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उनका भी अधिकार है। विपरीत लिंगियों ट्रांसजेंडर का अधिकार है, ठीक है, ये सब आर्टिकल्स 21 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जिनका मान लीजिए कोई बच्चा एक साथ ही जन्म लिया, अब उसका दोनों का जो बॉडी जो है ना आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है तो वो दो जान, ठीक है, लेकिन उनका ना बॉडी जो है ना क्या आपस में क्या कनेक्टेड है, ठीक है, तो सारे ही इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी जजमेंट पूछ देता है, एक कैर्नियो पैगोस जुड़वाओं का अधिकार जो है आरुषि धमसाना बनाम भारत संघ केस में था, याद रखना इसको, ठीक है। मंदित महिलाओं का अनुच्छेद 21 का केस जो है ये इस केस में था, ठीक है। सुचिता श्रीवास्तव और एक अन्य बनाम चंडीगढ़ में था, ठीक है। और जो मेंटली जो महिला है वो भी मतलब बच्चे को जन्म दे सकती है। अभी इस मेनका गांधी वाला पढ़ा ही रहते हैं, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो केस जाता है 1978, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 और 21 अपरिय है, अपरिवर्तनीय नहीं है। यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट कोई विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती है। निष्पक्ष विचारण से विचारणधीय अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है, तो ध्यान में रखना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ना आर्टिकल 21 में, तो इसका मतलब मृत्यु का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए सुसाइड करना मतलब क्या माना जाता है, क्राइम है हमारे यहाँ, ठीक है। हालांकि अब जाके मृत्यु के अधिकार भी कहीं कहीं पे न्यायपालिका ने कुछ मामलों में बोला मृत्यु का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सुसाइड नहीं होना चाहिए। मृत्यु का अधिकार किनके पास है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है विकलांग है, अब 30-40 वर्षों से कोई कोमा में है, ठीक है, मतलब बेड से उठा ही नहीं है, ठीक है, अब उनको सब कुछ मतलब क्या होता है अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। अब 40-40 वर्षों से कोमा में कोई कोई व्यक्ति, तो एक मूवी आई इंथेसिया आई थिंक उसको बोलते हैं, ठीक है, इसको स्वैच्छिक रूप से मृत्यु का अधिकार कुछ कुछ मामलों में दिया गया, ठीक है, लेकिन सुसाइड करना राइट वो आपका अधिकार नहीं है, किसी का भी नहीं है, ठीक है, उसको क्राइम माना जाता है। तो डी जो है आपका इसका सही होगा। देखिए यहाँ पे एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु वसीयत को कानूनी मान्यता देते हुए 2018 में कहा कि जीवन में मृत्यु को अलग नहीं किया जा सकता, मृत्यु जीवन का प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए परिस्थिति अलग होती है। मतलब एक दो केसेस आया है जो सुप्रीम कोर्ट से मृत्यु का अधिकार मांगा गया से मतलब उसके लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया से इंजेक्शन वगैरह देके वो किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत क्या बोलते हैं रेयर केसेस में। बाकी जो क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आप लोग कल करके आइएगा, देख के आइएगा इसमें कितना क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक क्लासेस में इसको समाप्त करना है। कितना है इसमें अब 100 तक कंप्लीट करवा दिया ना, ठीक है, और 56 क्वेश्चन और है जो कि कल के क्लास में मैं इसको एंड करूंगा और फंडामेंटल राइट पढ़ा के, ठीक है, डीपीएसपी पे हम लोग चलेंगे, ठीक है।
क्योंकि इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेंस में फंडामेंटल राइट से प्रश्न जो है